हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है मॉड्यूल की प्रिपरेशन। आई होप कि ठीक ठाक चल रही हो और आपके मॉड्यूल में जो ये वीडियोस हैं वो थोड़ा सा और बेनिफिशियल हो, ऐसे उम्मीद के साथ में मैं सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो हम मॉड्यूल 8 के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं और मॉड्यूल 8 को लेके आज ये अपना दूसरा लेक्चर है। तो आज अपने दूसरे लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर में जो एयर है और जब अपना एरोप्लेन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जब फ्लाई करता है तो फिर कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कौन कौन से टर्म होते हैं जो जानना हमें ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में पूरे तरीके से हम उस चीज़ को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आपके एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स थे जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी, ये कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं फ्लाइट की जो भी परफॉर्मेंस होती हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं इस बात को लेके कि जैसे जब भी एयर फ्लो होती है तो हम लोग एक्चुअली ना फ्लूइड टर्म यूज करेंगे। फ्लूइड में आप एयर और वाटर दोनों को ले सकते हैं क्योंकि आगे चल के हमें फ्लूइड में जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो समझना है। तो फ्लूइड को लेके हम जो भी टर्म है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब भी एयर फ्लो होती है तो उसकी अपनी कुछ न कुछ वेलोसिटी होती है। अगर एयर की वेलोसिटी जो है वो साउंड के स्पीड से कम हो तो ऐसे फ्लो को हम सब सोनिक फ्लो बोलेंगे, और अगर साउंड के स्पीड के बराबर है तो उसे हम सोनिक फ्लो या ट्रांससोनिक फ्लो बोल सकते हैं। और अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे एयर फ्लो को हम सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। हर प्रकार के फ्लो की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दो चार टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर करवा देता हूँ। जब भी अपना एयरक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में फ्लो होता है तो जो भी एटमॉस्फेयर की एयर है वो उसको डिस्टर्ब करता है क्योंकि एयर पहले से फ्लो हो रही होती है। तो जब भी एयर में से जो अपना एयरक्राफ्ट है वो पास होता है तो जो एयर एयरक्राफ्ट के सरफेस को जस्ट टच करके जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि जो उसके दूर की लेयर होती हैं, जो दूर की एयर्स होती हैं, वो अनडिस्टर्ब होती हैं। तो सबसे पहले आप दो टर्म को समझ लीजिए। जो एयर अनडिस्टर्ब्ड है उसको हम बोलेंगे फ्री स्ट्रीम एयर है। लेकिन जब भी एयरक्राफ्ट तुम्हारे एयर से पास होता है तो पास होने के बाद जो एयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जितनी एयर डिस्टर्ब होगी उसको हमें वो समझना है पूरा, क्योंकि जो डिस्टर्ब नहीं हुई उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। जो डिस्टर्ब हुई है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है हमें अब ये समझना है। तो इसको समझने के लिए हम जो एयर की लेयर्स होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। जो भी एयर फ्लो होती है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो भी एयर अर्थ को टच करके फ्लो होती है उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करते हो और अगर आप ट्रोपोस्फेयर में रहते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो लगातार फॉल होता जाता है। इसका मतलब कि जो एयर अर्थ के सरफेस को टच करके फ्लो हो रही है जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक होगी, और जो अर्थ से कुछ हाइट पे फ्लो होगी जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक होगी, दोनों में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो फ्लाई करने के टाइम पे जितनी भी लेयर्स ऑफ एयर को वो अफेक्ट करता हुआ चलता है, अगर वो अफेक्टेड जो लेयर होती हैं, अगर अफेक्ट होने के बाद लेयर्स जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाए, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर थी, ये नॉर्मल फ्लो हो रही थी, लेकिन अगर जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद ये जो ऊपर की लेयर थी ये इसके भी ऊपर के लेयर के और क्लोज आ जाए, यानी कि ऐसा समझिए कि दो लेयरों के बीच की जो गैप है वो कम हो जाए, तो हम उसको ऐसा समझेंगे कि जो एयर की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। जब भी दो लेयरों के बीच की गैप कम हो जाती है तो समझिए कि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, और अगर दो लेयरों के बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा समझिए कि उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जो अपना एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो सरफेस होती है वो एरोफॉइल होती है। जब भी एरोफॉइल सरफेस जो है वो एयर से पास आउट होती है तो पास आउट होने के बाद जो एयर्स की लेयर हैं वो उनको अफेक्टेड कर देती है।
अफेक्टेड करने के बाद जो नीचे की लेयर है, जो उसके ऊपर की लेयर है, और ऐसी कई सारी लेयर्स ये अफेक्टेड हो जाती हैं। जितनी लेयर्स अफेक्टेड हो जाती हैं वो मिलके एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं। उन बाउंड्री को हम बाउंड्री लेयर बोल सकते हैं। जो भी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जितनी डिस्टर्ब हुई हैं उनको हम बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। अब जहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि इनिशियली अगर दो लेयर्स ज़्यादा क्लोज हो गई हैं या जितनी भी डिस्टर्ब लेयर हैं अगर वो ज़्यादा क्लोज हो गई हैं तो हम बोलते हैं कि बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे एयर आपके लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की ओर मूव करती हुई जाती है तो उसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। उसकी एनर्जी डिसिपेट होने की वजह से जो लेयर्स के बीच का सेपरेशन है वो ज़्यादा होने लगता है। लेयर्स के बीच का जब सेपरेशन ज़्यादा होने लगता है तो हम इसको अपने टर्म में बोलेंगे कि जो बाउंड्री लेयर की विड्थ है वो ज़्यादा होने लगती है। लीडिंग एज पे बाउंड्री जो लेयर की विड्थ है वो कम होती है, और जैसे जैसे हम ट्रेलिंग एज की साइड जाते हैं बाउंड्री लेयर की जो विड्थ है वो ज़्यादा होने लगती है। तो एक्चुअली जितनी भी लेयर्स हैं अफेक्टेड होने के बाद, जितनी भी लेयर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी एक लेयर किसी दूसरे लेयर के साथ मिक्स नहीं हुई तो ऐसे एयर के फ्लो को हम लैमिनार एयर फ्लो बोलेंगे। अगर कोई भी एक लेयर की एयर किसी दूसरी लेयर की एयर को अगर अफेक्ट नहीं की तो हम ऐसे एयर फ्लो को लैमिनार एयर फ्लो बोलेंगे। और जब भी लैमिनार एयर फ्लो होता है तो लेयर्स के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स सेम जो पाथ है उसको वो फॉलो करके लगातार चल रहे होते हैं। वहीं अगर वो लेयर किसी दूसरे लेयर को अफेक्ट कर दी तो ऐसे एयर फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा इसका मतलब है कि कोई भी एक लेयर जो है वो किसी दूसरे लेयर के साथ मिक्सअप हो गई है, और अगर वो मिक्सअप हो जाती है तो फिर ऐसे एयर फ्लो को हम टर्बुलेंस एयर फ्लो बोलते हैं। तो ये हुआ लेमिनार एयर फ्लो और जो होता है आपका टर्बुलेंस एयर फ्लो। जब भी टर्बुलेंस एयर फ्लो होता है तो समझिए कि टर्बुलेंस के होने के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, जैसे एयर विंग से के लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की ओर मूव करते हुए जाती है तो लगातार उसकी स्पीड कम हो रही होती है। जब लगातार उसकी स्पीड कम हो रही होती है तो दो लेयर के बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होने लगता है। जब दोनों लेयर के बीच का सेपरेशन ज़्यादा होने लगता है तो जो लेयर्स हैं जो कि अब उनके बीच में गैप ज़्यादा हो चुका है वो लेयर डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो एक स्ट्रीम लाइन का जो पाथ है वो फॉलो ना करके वो उनका जो पाथ है वो वेव टाइप का बन जाता है। तो इस टाइप का जो भी फ्लो होता है उसकी वजह से जो ड्रॉबैक है वो ये आता है कि अपनी जो लिफ्ट है वो डिक्रीज हो जाती है और साथ में जो ड्रैग है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे तो हर प्लेन में जो ये टर्बुलेंट एयर फ्लो है वो होती ही है, क्योंकि लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज की ओर जब जाती है एयर तो उसकी एनर्जी डिसिपेट होती ही है और ये होता है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर लेमिनार फ्लो, जब तक लेमिनार फ्लो हो रहा था, लेमिनार फ्लो के बाद जिस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी डिक्रीज हो जाएगी एयर की कि जो फ्लो है वो लेमिनार ना होकर टर्बुलेंस हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे ये फिनोमेना होगा हम उस पॉइंट को ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं। ट्रांजिशन पॉइंट के बाद में जो फ्लो है आपका वो टर्बुलेंट, और ट्रांजिशन पॉइंट के पहले जो फ्लो होगा वो हमारा जो है लेमिनार होता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है एयर का, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जो भी लेयर्स ऑफ एयर होती हैं ये जब भी फ्लो करती हैं तो फ्लो करने के टाइम पे जो अपर लेयर होती है और जो लोअर लेयर होती है इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है। ये फोर्स इनकी स्पीड को अपोज करना चाहता है। इस फोर्स को, इस रिस्ट्रिक्शन फोर्स को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड में अगर आप वाटर में देखें तो आप आराम से समझ जाएंगे कि जब भी आप बकेट में वाटर को फिल करके आप उसे शेक करते हैं तो शेक करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो जो वाटर है वो रेस्ट में आ जाता है। तो वाटर रेस्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो विस्कोसिटी नाम का फोर्स, एक रेस्ट्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स उनकी वेलोसिटी का अपोज करता है। वैसे ही जो एयर की लेयर्स होती हैं उन लेयरों के बीच में भी एक फोर्स जो है वो उनकी वेलोसिटी का अपोज कर रहा होता है। तो ये हो गया जो कि उसकी विस्कोसिटी का फीचर था।
अच्छा, जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी उसकी स्पीड है, एयर की स्पीड है, तो एयर की स्पीड की वजह से ही हमने बोला था कि वो सबसोनिक है या ट्रांससोनिक है या सुपरसोनिक है। तो उसके फ्लो के स्पीड को जो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, इसको डिवीजन करने का एक दूसरा बेस होता है जिसे रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। रेनॉल्ड नंबर से आप इजीली बता सकते हो कि जो भी फ्लो हो रहा है वो सबसोनिक है, वो ट्रांससोनिक है या फिर वो सुपरसोनिक है। रेनॉल्ड नंबर वैसे तो निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप निकालना चाहो तो रेनॉल्ड नंबर रो वी एल अपॉन म्यू होता है। रो वी एल को हम इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, जबकि म्यू को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके आप रेनॉल्ड नंबर को फाइंड कर सकते हो। तो जब तक फ्लो सबसोनिक होता है, सबसोनिक फ्लो में एक जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि आप ऐसे फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि फ्लूइड के वॉल्यूम को या उसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्लो जो है वो सबसोनिक है तब 0.4 तक जब भी फ्लो होता है तो ऐसे फ्लो को हम सबसोनिक फ्लो बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक ये फ्लो रहेगा उसकी डेंसिटी को या उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है वो नहीं आता है। लेकिन अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गई, जो एयर की स्पीड है, आप एयर और एयरक्राफ्ट दोनों की रिलेटिव स्पीड को समझ के चलिए। जो एयर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, अगर वो स्पीड 1 मैक या उससे ज्यादा हुई तो जो हमारी एयर होती है वो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट शो करने लगती है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब हम लोग आगे भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें बेसिकली हम 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, वैसे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन अभी हमें जो डिस्कस करना है वो 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट ये बताएगा कि जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये बताएगा कि जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है। जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है, इसके लिए हम 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। उनमें से जो सबसे पहला आता है वो है एएसआई। जो एएसआई है उसे हम एयर स्पीड इंडिकेटर बोलते हैं। वैसे तो जो एयर स्पीड इंडिकेटर होता है इसमें क्या है कि हम जो भी एयरक्राफ्ट की जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो उसका डायनेमिक प्रेशर होता है, हम सिर्फ वो अज्यूम करते हैं। लेकिन इसको करने के लिए जो एयरक्राफ्ट का फ्रंट पोर्शन होगा जहां पे मैक्सिमम एयर आके हिट करती है, हम एक पॉइंट वहां पे अज्यूम करते हैं और एक पॉइंट या एक स्टैटिक पोर्ट हम फ्यूजलाज के साइड पोर्शन पे लगाते हैं। साइड पोर्शन में वहां पे इंस्टॉल करना होता है जहां पे जो एयर की स्पीड है वो अप्रॉक्स 0 हो, वहां पे हम लगा देते हैं। तो वहां से हमें जो स्टैटिक प्रेशर है वो मिल जाता है और बिल्कुल सामने से जो एयर हमें मिल रही होती है वो उसका स्टैग्नेशन प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर होता है। तो टोटल प्रेशर को हम स्टैटिक प्रेशर में से माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद जो डायनेमिक प्रेशर है वो हमें मिलता है। तो जो एएसआई होता है यानी कि जो एयर स्पीड इंडिकेटर होता है, ये हमें सिर्फ डायनेमिक प्रेशर के बारे में बताता है। समय समय पे इसमें जो कैलिब्रेशन है वो भी करना जरूरी है क्योंकि इसमें एरर्स आते रहते हैं। अगर इसकी एरर 2 नॉट पर एमपीएच के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा की एरर आ रही है तो फिर इसके एरर को जो है वो सही करना पड़ता है, यानी कि जो कैलिब्रेशन है उसकी वो जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, दैट इज सीएएस, इसे हम बोलते हैं कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। एक्चुअली होता यह है कि जो हम एयर स्पीड इंडिकेटर ले रहे हैं उसमें हमें डायनेमिक स्पीड तो मिल जाती है, तो जो सामने का पॉइंट था जहां से हमें टोटल प्रेशर मिल गया था वो तो ठीक है, लेकिन जो हमने स्टैटिक पोर्ट लगा रखा था फ्यूजलाज के साइड में, तो बहुत बार क्या है कि वो स्टैटिक पोर्ट को ही हम गलत पोजीशन पे लगा देते हैं, तो उसकी वजह से उसमें पोजीशन एरर आने लगती है। एक्चुअली हमें उसे वहां लगाना चाहिए था जहां पे एयर की स्पीड जो है वो 0 हो जाए। एयर की स्पीड अगर 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा बहुत आगे या पीछे अगर आपने शिफ्ट किया हुआ है, यानी कि उसकी पोजीशन को लेकर जो एरर आ रहा है, अगर ये भी एरर आता है तो इस एरर को भी हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसकी पोजीशन एरर को भी अगर करेक्ट करेंगे तो जो चीज हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं CAS, दैट इज कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। तो कैलिब्रेटेड एयर स्पीड क्या है? जो आपका एयर स्पीड इंडिकेटर था, वो जो आपको डायनामिक स्पीड शो कर रहा है, उसकी स्पीड में से जो भी पोजीशन एरर है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको हम रेक्टिफाइड एयर स्पीड भी बोल सकते हैं। ये आपका जो है वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज TAS, इसे हम बोलते हैं ट्रू एयर स्पीड। जो ट्रू एयर स्पीड है ये नेविगेशनल पर्पस से या सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से जो है वो यूज की जाती है, और ये एक्चुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बताती है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो ट्रू एयर स्पीड है। और जो फोर्थ आपका आ जाता है दैट इज EAS, इसे हम इक्विवेलेंट एयर स्पीड बोलते हैं। जो इक्विवेलेंट एयर स्पीड होती है, इक्विवेलेंट एयर स्पीड में भी हम जो भी पोजिशनल एरर है, जो कि हमारा CAS में था, जो पोजिशनल एरर है उस एरर को तो हम रिमूव करते ही हैं। साथ में अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर एयर की स्पीड जो है वो 1 मैक से ज्यादा होती है तो वो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट शो करने लगती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट शो करेगी तो कुछ कंप्रेसिबिलिटी एरर भी आ जाते हैं। तो जो EAS होता है दैट इज इक्विवेलेंट एयर स्पीड, इक्विवेलेंट एयर स्पीड में जो भी ये दोनों एरर हैं, मतलब पोजिशनल एरर और जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट होती है, इन दोनों एरर को अगर हम करेक्ट करते हैं तो जो हमें स्पीड मिलती है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एयर स्पीड। आई होप कि आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल पे बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बर्नौली का जो थ्योरम है उसको ही अप्लाई करके जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, जो उसकी विंग होती है, वो लिफ्ट को जनरेट करती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बर्नौली के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है? बर्नौली का प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक पाइप हो और उस पाइप में आप फ्लूइड में समझने के लिए आप वाटर समझिए, अगर हम उस पाइप से वाटर को फ्लो करें तो जो उसका एरिया होगा इनपुट वाला और जो उसका एरिया होगा आउटपुट वाला, अगर हम इस एरिया पे ध्यान दें तो अगर इनपुट एरिया ज्यादा है और आउटपुट एरिया कम है तो हम ये देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर इनपुट एरिया कम है और आउटपुट एरिया ज्यादा है तो हम देखते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बर्नौली प्रिंसिपल बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर कोई भी फ्लूइड, क्योंकि अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो अगर वाटर किसी पाइप से फ्लो होता है तो फ्लो होने के बाद इस पाइप के हर पॉइंट पे जो उसकी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी में बर्नौली प्रिंसिपल में हम 3 टाइप्स की एनर्जी की बात करते हैं। फर्स्ट इंस्पिरेशन एनर्जी, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो P दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रो GH दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बर्नौली प्रिंसिपल बताता है कि ये तीनों एनर्जी का अगर आप सम कर दो तो लाइन के हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि बर्नौली प्रिंसिपल को आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब तक फ्लो लेमिनार है, साथ में जब तक आप सब सोनिक फ्लो कर रहे हो। सब सोनिक फ्लो अगर नहीं हुआ, आपका फ्लो अगर ट्रांससोनिक या सुपरसोनिक है, तो आप बर्नौली प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम एक दूसरा प्रिंसिपल साथ में बात करें तो जो दूसरा प्रिंसिपल है आपको उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी फ्लूइड किसी भी पाइप से फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने के टाइम पे उसका जो एंट्री पॉइंट होता है और उसका जो एग्जिट पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे अगर हम इक्वल टाइम लें तो इक्वल टाइम में जितना मास ऑफ फ्लूइड इंटर करता है उतने ही टाइम में उतना मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट कर जाता है। लेकिन ये बात भी जो आप अप्लाई करना चाहते हो इसको आप सबसोनिक या सुपरसोनिक आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने मास के बेस पे बोला है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये बोलती है कि इनपुट मास और आउटपुट मास इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल होते हैं, जबकि जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो उसकी टोटल एनर्जी होगी हर पॉइंट पे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी।
तो इन दोनों प्रिंसिपल को हम एयरक्राफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली एयरक्राफ्ट की विंग को अगर आप देखें तो उसका जो अपर कैम्बर है और जो उसका लोअर कैम्बर है, तो लोअर पार्ट उसका मोस्टली फ्लैट होता है और जो अपर है वो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। तो अपर कैम्बर होगा वो कर्व टाइप का और जो लोअर सरफेस है वो अप्रॉक्स स्ट्रेट रहती है। तो बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी एयर ये आके किसी भी विंग से स्ट्राइक करेगा, तो विंग से स्ट्राइक करने के बाद देखिए जो फ्लो है वो आएगा और यहां से इसको ऐसे ऊपर मूव कर होके फिर नीचे आना पड़ेगा। ऐसा होने के लिए अगर हम एक इमेजिनरी पाइप एज्यूम कर लें, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से, और जो हमारा एरोफॉइल सरफेस है उसको हम ये जो हमने पाइप एज्यूम कर रखा है उस पाइप के अंदर इंसर्ट कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि जो एयर इस जो एयरफॉइल सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रही है, ये बीच में एक जो होता है कंस्ट्रिक्शन उसको मिल रहा है, यहां पे उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि विंग के अपर कैम्बर पे जो प्रेशर है वो फॉल हो जाता है, वहीं लोअर कैम्बर पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा राइज या अप्रॉक्स उतना ही होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो लोअर प्रेशर और अपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो लिफ्ट है वो क्रिएट होती है। तो ये सेक्शन में जितनी भी चीजें हो सकती थी अपना फ्लूइड की मैकेनिक्स को लेके कि अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो होगा तो उसमें लेमिनार फ्लो क्या होता है, उसमें टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, सबसोनिक फ्लो क्या है, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक फ्लो क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या है, साथ में जो आपका लिमिट जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो बर्नौली प्रिंसिपल है, और साथ में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं चाहे वो ESI, CAS, TAS या EAS हो, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने डिटेल में समझ लिया है। तो चलिए अब टाइम है कि हम आज क्लास में जितनी भी चीजों को सीखे हैं हम उसको जो भी MCQ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उनकी सहायता से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जितनी भी चीजों को हमने क्लास में आज एक्सप्लेन किया है, मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में आए हुए हैं अब मैं आपको वो देता हूं और टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो इसके 12 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 से। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो फटाफट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो इसका सी ऑप्शन है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए। और 16th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। 17th क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। और 18th क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नाइनटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी है। 21 का राइट आंसर बी है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब सोनिक स्पीड की बात हो रही है ना, तो सब सोनिक में जो आपका फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। 22 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो बी है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है
वो बी है। और आज के लास्ट क्वेश्चन 25, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो मॉड्यूल के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मॉड्यूल के लिए गुड लक।